तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछली बार हमने बात की थी, इससे पहले टॉपिक में संयोजन के सिद्धांत की हमने बात की थी। तो आपको संयोजन के सिद्धांत बताए थे। उसके बाद मैंने पूरा जो हमारा सेक्शन चला था उससे संबंधित हमने 2 वीडियो बनाए थे क्वेश्चन के, यानी कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आपको याद होगा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे चित्रकला माध्यम की संपूर्ण विधियाँ एवं तकनीकी, यानी कि जो चित्रकला है हमारी उसके माध्यम, ठीक है, और उसकी विधियाँ एवं तकनीकी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आर्द्र या गीला माध्यम, यानी कि ये जो माध्यम है ये क्या होता है, किस प्रकार से इसमें कार्य किया जाता है, देखते हैं। देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि चित्र बनाने के लिए किसी तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिनका माध्यम पानी, तेल, दूध, अंडा, गोंद, सहरेस आदि पिगमेंट का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी चित्र हम बनाएंगे उसके लिए तरल पदार्थ, ठीक है, जैसे कि पानी हो गया, ऑयल वगैरह, तो उसी को कह रहा है कि माध्यम क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, ठीक है, अंडा गोंद हो सकता है, ठीक है, सरेस हो सकता है, और पिगमेंट का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। तो मतलब तरल पदार्थ होना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने काम किया है, आपको पता होगा किस प्रकार से होता है। ऑयल कलर में भी किया है, जल में भी किया है, टेम्परा में भी किया होगा आपने, जिसमें अंडा गोंद का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि इस माध्यम में रंगों को मिलाकर चित्र बनाने योग्य रंग तैयार किया जाता है, यानी कि हम इन माध्यमों में क्या करते हैं, रंगों को मिलाते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, मतलब एक योग्य रंग तैयार करते हैं। रंगों को पतला भी किया जाता है इससे, ठीक है, चाहे आप ऑयल कलर में आप उसमें लिंसेड ऑयल मिला रहे हो, या फिर जो जल रंग है, यानी कि जो रंग है उसमें जल मिला रहे हो, है ना, जल रंग में, तो उससे हम क्या करते हैं, पतला कर देते हैं उसे, ठीक है, या फिर हम उसे तरल बना लेते हैं। आगे कह रहा है कि तरल या गीला होने के कारण इसे आर्द्र माध्यम कहते हैं। अब देखिए आर्द्र माध्यम किसे कहते हैं, तरल या गीला होने के कारण जो माध्यम होते हैं उनको अर्ध माध्यम कहा जाता है, जो भी मतलब जिसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। जो निम्नवत है, यानी कि कौन कौन से है, जल रंग माध्यम हो गया, ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है तैल माध्यम, नंबर 3 है टेम्परा, और नंबर 4 है एक्रिलिक माध्यम। तो जो आपका अर्ध माध्यम होगा, ठीक है, अर्ध माध्यम हम किसे कहेंगे, जल रंग हो गया, तैल, टेम्परा और एक्रिलिक, ये आपके अर्ध माध्यम में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका जल रंग माध्यम। तो कह रहा है कि जल रंग का माध्यम पानी या फिर जल होता है, जो कलाकार का चित्र बनाने के लिए सुलभ माध्यम होता है, ठीक है। जल रंग में आपका जल होता है, रंगों को हम जल से क्या करते हैं, पतला करते हैं। और एक चीज़ और होती है जल रंग में जहाँ पर हमें वाइट छोड़ना पड़ता है, यानी कि हम जहाँ पर सफ़ेद छोड़ेंगे वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कलर नहीं लगाना है, वहाँ पर हमें पेज, जो हमारा पृष्ठभूमि है वाइट पेज, तो उसे हमें वाइट छोड़ देना है। तो इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे कह रहा है जो आसानी पूर्वक सूखता है, ठीक है, जल रंग भी आसानी पूर्वक सूख जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जल रंग की खोज सर्वप्रथम विश्व में 13वीं शताब्दी में पॉल सैंडबॉय इंग्लैंड में किया था, यानी कि जल रंग की खोज की बात कर रहा है। किसने इसकी खोज की थी जल रंग की, तो वो थे आपके सर्वप्रथम विश्व में किसने खोज की थी, 13वीं शताब्दी में हुई थी, और पॉल सैंडबॉय थे, उन्होंने किया था। और कहाँ के थे ये भी आप याद रखिए, इंग्लैंड के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहा है कि इंग्लिश कलाकार जॉन हवाइट और जर्मन कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर ने जल रंग में चित्रण सर्वप्रथम किया। देखिए पॉल सैंडबॉय ने तो क्या किया, खोज की थी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो इंग्लिश कलाकार है जॉन आपके हवाइट, ठीक है, और दूसरे आपके जर्मन कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है, याद रखना 2 कलाकार हो गए, एक ही हो गए, एक अल्बर्ट ड्यूरर। तो इन्होंने क्या किया था, जल रंग में चित्रण क्या किया था, सर्वप्रथम
कार्य शुरू किया था। इन्होंने कार्य शुरू किया था, खोज मैंने पॉल सैंडवाइन ने की है, ये आप याद रखना। जब खोज की बात आएगी तो पॉल सैंडवाइन आएगा, ठीक है, पॉल सैंडवाइन आ जाएगा, याद रखिए। और जब आपके क्या आएगा कि चित्रण, यानी कि चित्रण किसने किया था सर्वप्रथम, तो ये दोनों ने किया था। थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना, मिक्स मत कर देना, एक दूसरे को मिक्स मत कर देना आप। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है भारत में सर्वप्रथम जल रंग की खोज अविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली में किया था। यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वप्रथम जल रंग की खोज किसने की थी, ठीक है, खोज की बात करें तो अविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने की थी, जो क्या थे, बंगाल शैली के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि A.N. ठाकुर ने भारत में सबसे पहले जल रंग वाष्प पद्धति से भारत माता नामक चित्र की रचना की, ठीक है। यह चित्र 1905 में बंगाल विभाजन के समय बनाया गया। यानी कि A.N. टैगोर ने की, अविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है, उन्होंने क्या किया, भारत में क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जल रंग वाष्प पद्धति का उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है, जो बंगाल शैली में थी। और उन्होंने क्या किया, भारत माता नामक एक चित्र था, उसकी रचना की। और इन्होंने रचना कब की, 1905 ईस्वी में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय इन्होंने इस चित्र को बनाया था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में चित्रकला की शुरुआत A.N. ठाकुर यानी कि अविंद्रनाथ ठाकुर ने किया, ठीक है। इनके जापानी गुरु ओकाकोरा के 2 शिष्य ताइकान व हिशिदा से जल रंग की वाष्प पद्धति को सीखा और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में इसका प्रचलन किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कह रहे हैं कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट चित्रकला की शुरुआत की बात कर रहे हैं, ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की चित्रकला की शुरुआत A.N. ठाकुर ने किया, ठीक है। जापानी गुरु कौन थे उनके, A.N. ठाकुर की बात हो रही, अविंद्रनाथ ठाकुर के जापानी गुरु कौन थे, ओकाकोरा थे। उनके 2 शिष्य थे, याद रखना, एक का नाम था ताइकान, दूसरे का नाम था हिशिदा। ये आपका ताइकान ऐसा है, ताइकान कौ पे आ की मात्रा है, ठीक है। दूसरे है हिशिदा से जल रंग की वाष्प पद्धति को सीखा। यानी कि वाष्प टेक्निक इन्होंने किससे सीखा, ताइकान और हिशिदा से सीखा। क्वेश्चन बन सकता है कि अविंद्रनाथ ठाकुर ने वाष्प टेक्निकी की शिक्षा किससे ली थी, तो ताइकान और हिशिदा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है सीखा और बंगाल शैली यानी कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में प्रचलन किया। यानी कि उस शैली को, जो वाष्प टेक्निक है, उसको बंगाल में उन्होंने प्रचलित किया। तो जल रंग माध्यम की बात हो रही, तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको जल रंग माध्यम में पढ़ना ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाष्प पद्धति प्रमुख रूप से चीनी जापानी पद्धति है। यानी कि जो वाष्प पद्धति है वो प्रमुख रूप से हम बात करें तो वो क्या है, आपकी चीनी और जापानी कला है, ये आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जापानी पद्धति है, ठीक है। ये 2 चीज़ पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में इसे देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रमुख जापानी कलाकार, यानी कि जिसके प्रमुख जापानी कलाकार ओकागुरु थे। यानी कि ओकाकोरा की बात कर रहा है, ओकागुरु थे, ठीक है। इसके प्रमुख क्या थे, जापानी कलाकार। फिर कह रहा है कि वाष्प पद्धति की खोज 20वीं शताब्दी में जापान में हुई और उसके उपरांत भारत में वाष्प पद्धति आई। देखो सबसे पहले खोज 20वीं शताब्दी की बात कर रहा, तो वो आपके जापान में हुई थी, ठीक है, 20वीं सदी में। अब फिर उसके उपरांत में क्या आई, ये भारत में आई थी, ठीक है, भारत में आई थी। ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में वाष्प पद्धति जन्मदाता, यानी कि जन्मदाता किसे मानते हैं, अविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं। यानी कि भारत में जो वाष्प पद्धति के जन्मदाता है वो अविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि टैगोर बोलो ठाकुर बोलो एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने की थी। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल रंग घोलने के प्लेट, ठीक है, प्लेट रंग घोलने का पात्र में कलाकार रंगों को मिश्रित करके किसी चित्र को विभिन्न रंगों द्वारा चित्र को अंतिम रूप देता है। अब देखो प्लेट की बात करें तो प्लेट में घोलेगा रंगों को, फिर उसके बाद चित्र बनाएगा, तो उसमें मतलब वो क्या कर देता है, अंतिम रूप देने की कोशिश करता है। अब अंतिम रूप देगा यानी कि चित्र को समाप्त भी तो करेगा, तो मतलब घोल मिलाकर ही चित्रों को मतलब समाप्त, रंगों में अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो समाप्त किया जाता है।
ठीक है, विभिन्न रंगों की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है कि यह कलर प्लेट फाइबर व चीनी मिट्टी का तना, ठीक है, तना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाने बने होते हैं, आयताकार होता है। अब ऐसा भी नहीं कि आयताकार होगा ही होगा, यहाँ पे तो आयताकार लिखा है, वैसे आयताकार भी हो सकता है, किसने कहा नहीं होगा। क्या आजकल की जल रंग प्लेट आपकी गोल नहीं आती है? आती है ना, तो मेरे हिसाब से गोल भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जल रंग निम्नलिखित 3 रूपों में मिलता है, ठीक है, जैसे ट्यूब, टिकिया और सीसी। यह पारदर्शी होता है, ठीक है, पारदर्शी इंपॉर्टेंट है, जल रंग पारदर्शी होता है और हल्के रंग होते हैं पारदर्शी हैं, गाढ़े रंग आपके अपारदर्शी में आ जाते हैं। तो ये देखिए आप, तीनों जो प्राप्त होता है जल रंग, तीनों में प्राप्त हो रहा है, ट्यूब में होता है, टिकिया भी होती है, सीसी भी होती है। तो सीसी आपकी क्या बोतल जैसी हो जाती है, ठीक है, टिकिया आपकी गोल होती है ना, ट्यूब आपकी ऐसे हो जाती है ऐसे, तो इसमें आपकी क्या हो जाती है, मिल जाता है, तीनों में जल रंग मिलता है। आगे कह रहा है कि पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं, ठीक है, जल रंग मैंने बताया था पारदर्शी है, पोस्टर गाढ़े रंग होते हैं थोड़ा, तो अपारदर्शी में आ जाते हैं। इस रंग का प्रयोग व्यावसायिक वाणिज्यिक में होता है, यानी कि मैं बात करूँ जैसे कुछ पोस्टर वगैरह बनाने के लिए कहते हैं, या फिर हमें कोई थीम बनानी है तो हम पोस्टर रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या होता है, पोस्टर बनाना, ठीक है, या फिर चार्ट बनाना, या फिर सूक्ति लिखना, यानी कुछ भी लेख हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा वो काम आ जाता है। आगे क्या रहा है कि जल रंग के लिए निम्नलिखित तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल रंग में किस प्रकार की तुलिकाएँ होती हैं तो उनको हम देखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। आगे क्या रहा है, अब देखो कौन कौन सी होती है, तो जैसे गिलहरी का बाल हो जाता है, नेवले का बाल, हिरन का बाल, बछड़े का बाल, ये बौछड़े है, याद रखना, बौछड़े, बछड़े का बाल, ठीक है। उसके बाद है उपयुक्त तुलिका में सेवेल है, ठीक है, याद रखना, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, सेवेल या गिलहरी के बालों की होती है, ठीक है, याद रखना, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आगे क्या रहा है, जो रूस व जापान से बहुयता मंगवाए जाते हैं, यानी कि कहाँ से ये मंगवाए जाते हैं, ठीक है, इनकी बात करूँ मैं, सेवेल गिलहरी, तो ये आपके रूस और जापान से मंगाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्या रहा है, जल रंग चित्रण के लिए 2 प्रकार की तुलिकाओं का प्रयोग, यानी कि प्रयोग होता है, कौन कौन से, एक होता है आपकी गोल, दूसरी होती है आपकी चपटे ब्रश, यानी कि गोल ब्रश होगा या फिर आपका चपटा ब्रश होगा। गोल में आपकी ऐसे आ जाती है, ये ऐसे ऐसे आ जाती है, ठीक है, और उसकी बात करूँ मैं फ्लैट ब्रश की, तो फ्लैट ब्रश आपका ये आता है, ये, ठीक है, इस प्रकार का। तो दोनों आपको देखने को मिलेंगे, इस पे बाल होते हैं ऐसे और इस पे भी बाल होते हैं, तो इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। आगे देखिए क्या रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जल रंग चित्रण में प्रकाश से छाया की तरफ कार्य किया जाता है, जैसे लाइट टू डार्क, यानी कि मैं बात करूँ जो जल रंग होता है उसमें प्रकाश, यानी कि प्रकाश से छाया की तरफ क्या होता है, कार्य होता है, हमें प्रकाश से छाया की तरफ कार्य करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना है, लाइट टू डार्क, ठीक है। और इसका ठीक विपरीत होता है ऑयल में, डार्क टू लाइट, यानी कि पहले डार्क कलर लगता है उसमें ऑयल कलर में, यानी गाढ़ा रंग, पहले काला लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका लाइट की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे डार्क हो जाता है, छाया बोलेंगे हम, काला नहीं बोलेंगे, छाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि चित्र में हाईलाइट दिखाने के लिए, यानी कि जल रंग की बात कर रहा है, हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को सफ़ेद छोड़ा जाता है, मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको। अगर हम चित्र में हाईलाइट दिखा रहे हैं तो हमें कागज़ को क्या करना है, सफ़ेद छोड़ना है। जल रंग की बात कर रहा है, सिर्फ ऑयल कलर में सिर्फ इसका विपरीत हो जाएगा। जहाँ ऑयल कलर की बात करूँ मैं, वाटर कलर की पोस्टर की बात करूँ, वहाँ पे हमें सफ़ेद रंग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे पोस्टर कलर में मैं बात करूँ, कहीं कहीं पे वाइट भी लगा सकते हैं और कहीं कहीं पे हम छोड़ भी सकते हैं, मतलब वो अपनी टेक्निक है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, पर वैसे जो नियम होता है वो यही होता है। तो इसमें लिखा गया है कि इसमें अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, तो इसमें सफ़ेद रंग नहीं लगाया जाता, यानी कि जल रंग की बात कर रहा है, जल रंग में सफ़ेद रंग
नहीं लगाया जाता है, कागज़ को वाइट छोड़ा जाता है। तथा पोस्टर में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए पोस्टर रंग की बात करें तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप उसको पोस्टर को वाटर की तरह करना चाहते हो काम, तो आप उसमें वाटर की तरह भी काम कर सकते हो, पर उसमें ये होता है कि रंग बहुत जल्दी सूखता है, तो उस बात का उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि यार हमें किस प्रकार से मतलब इसको चित्र को कंप्लीट करना है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे। तो टेक्निक तो किसी प्रकार की भी हम बना सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो टेक्निक को क्या करते हैं, खुद अपने माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जल रंग चित्रण के लिए सर्वाधिक खुरदरा या हाथ से निर्मित कागज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से होते हैं जल रंग के लिए बॉर्डर, ठीक है, सर्वाधिक खुरदरा पेपर की बात हो रही है जो हमारा हाथ से निर्मित होता है। तो जैसे होता है आपका कैंट सीट हो जाती है, हैंडमेड सीट होती है, हैंडमेड सीट में ज़्यादा काम करते हैं लोग, खुरदरी होती है, थोड़ा मतलब अलग टाइप की होती है। फिर तथा ग्रेस युक्त, ठीक है, और सुपर हाईलाइट कार्टिस पेपर, यानी कि कार्टिस पेपर में ज़्यादा काम होता है इसमें भी। एमए में तो मैं बात करूँ, हमने एमए में मतलब कार्टिस पेपर में ही काम किया है जल रंग के लिए, तो ज़्यादा हम बीए में भी हमने कार्टिस पेपर ही यूज़ किए थे। बाकी ये जो हैंडमेड पेपर है तो ये भी अच्छा होता है, इसमें भी मतलब थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है ज़्यादा, वरना इसमें पानी सूखता रहता है बार बार, तो इसमें इसी प्रकार से काम होता है। तो मतलब ये जो पेपर है सारे आपके क्या हो जाते हैं, जल रंग माध्यम हो जाते हैं। ठीक है, जल रंग माध्यम के लिए जो पृष्ठ पोत चाहिए हमें वो हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल रंग के लिए अन्य कागज़ तो फैब्रियानो, बड़ा खतरनाक नाम है, कागज़, कार्टेज कागज़, ठीक है, चीन का कागज़ और ब्लाटिंग कागज़, यानी कि मतलब इतने सारे कागज़ आपके जल रंग में देखने को मिल जाते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ एक कार्टिस पेपर में काम किया है और एक ये हैंडमेड पेपर, दो में ही कार्य किया है जल रंग में, बाकी मैंने तो देखे भी नहीं है कैसे होते हैं। अगर आप लोगों ने देखे तो अच्छी बात है, वैसे प्रैक्टिकल के तौर पे देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें ज़्यादा समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल रंग चित्रण के लिए तकनीकी, यानी कि हमें तकनीकी की बात करनी है यहाँ पे, जल रंग चित्रण के लिए तकनीकी क्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। कह रहा है कि जल रंग की दो तकनीक होती है, दो तकनीक आपको याद रखनी है, एक होती है आपकी पारदर्शी, दूसरी होती है अपारदर्शी। इन दोनों तकनीकों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले कह रहा है पारदर्शी, यानी कि पारदर्शी जल रंग क्या होता है। देखिए तो कह रहा है कि वह रंग जिसमें स्वच्छता समाहित हो पारदर्शी रंग होता है। अब जैसे देखते हैं कौन कौन से स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता का मतलब क्या है, साफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला हो गया वाष्प पद्धति, दूसरा हो गया आला प्राइमा, ठीक है, उसके बाद स्पंजिंग हो गया, ग्लेजिंग हो गया, ठीक है, बेरोगेटेड हो गए, ठीक है, बेरोगेटेड, बड़े ख़तरनाक नाम है। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका वाष्प पद्धति, तो किसे कहते हैं वाष्प पद्धति। कह रहा है कि किसी चित्र में पारदर्शी रंग लगाने के उपरांत उसको अंतिम रूप आ जाने तक बार बार धुलाई किया जाता है। यानी कि पारदर्शी रंग लगा रहे हैं, जब तक उसका अंतिम रूप ना आ जाए अच्छे से तब तक उसकी धुलाई होती रहती है। यानी कि वाष्प तकनीक में पानी में पहले जैसे हमने चित्र बनाया, फिर उसे पानी में भिगाया, फिर उस पर रंग लगाया, फिर पानी में भिगाया, लास्ट में इस प्रकार से मतलब उसमें क्या किया जाता था, धुलाई के बाद उसमें क्या किया जाता था, उसका अंतिम रूप लाया जाता था, फिर जाके वो क्या होता था, चित्रण हमें देखने को मिलता था, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प तकनीकी यानी कि वाष्प पद्धति कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है। ठीक है, नंबर 1 है आपका स्थानीय वाष्प और नंबर 2 है आपका संपूर्ण वाष्प। ये दो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए आला प्राइमा यानी कि हम जब भी चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले रंग लगा देते हैं, पूरा चित्र को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए वाइट रंग भी लगाना पड़ता है, हमें याद रखना। किसी चित्र में एक ही बार रंग लगाकर चित्र पूर्ण कर देना, आला प्राइमरी। ठीक है, याद रखना, इसे हम चित्र बनाने से पहले लगा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका 3 ग्लेजिंग। ग्लेजिंग किसे कहेंगे हम, तो कह रहे हैं कि चित्र में एक सूखे रंग की पतली तह लगाना जिससे नीचे का रंग प्रतीत होते रहे। यानी कि हमें सूखा
रंग लगाना है तो उसमें क्या होगा, नीचे का रंग हमें देखने को मिलेगा, जब ऊपर का हल्का रहेगा तो नीचे देखने को मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्लेजिंग कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला है अपारदर्शी जल रंग। तो कह रहा है वह रंग जो अशुद्ध होते हैं उन्हें अपारदर्शी रंग कहते हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित पद्धतियां हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नंबर 1 ग्वाश। तो ग्वाश किसे कहेंगे हम, तो यहाँ पर ग्वाश देखिए, कह रहा है कि इस रंग में गोंद तथा सफ़ेद रंग मिलाकर चित्रण कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, गोंद और सफ़ेद रंग को मिलाकर क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बॉडी कलर भी कहते हैं, यानी कि इसको हम बॉडी कलर भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग तेल रंग, जल रंग और टेम्परा तीनों में किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप, तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्वाश जो हमारे रंग होते हैं उसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिपलिंग। ठीक है, जिसे हम बिंटू वर्तना भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है ये बिंटू वर्तना। स्टिपलिंग यानी कि चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से छाया प्रकाश का प्रभाव पैदा करना ही स्टिपलिंग कहलाता है। यानी कि छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से जब हम क्या करते हैं, एक छाया प्रकाश के माध्यम से हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं या हम प्रभाव डालते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिपलिंग कहते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग नवशास्त्रीयवाद में चले गया था। नवप्रभाववाद में जॉर्ज सोरा व सिन्याक ने किया था। यानी कि प्रभाववाद के बाद क्या आया था, आपका नवप्रभाववाद आया था। ठीक है, प्रभाववाद के बाद नवप्रभाववाद आया था। तो वहीं पर किसने इसका प्रयोग किया था, जॉर्ज सोरा व सिन्याक। यानी कि जॉर्ज सोरा की या सिन्याक की आप पेंटिंग देखोगे तो पहले जॉर्ज सोरा इंपॉर्टेंट है, बाद में इन्होंने जब शायद इनकी डेथ हो गई थी तो फिर उसके बाद इन्होंने कार्य किया था सिन्याक ने। तो छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से क्या करते थे, चित्रों को बनाते थे। अब छोटे छोटे बिंदुओं लगाओ, सोचो यार कि कैसे मतलब उन्होंने बिंदुओं के माध्यम से चित्र को पूर्ण किया होगा। और फिर जब उस चित्र को दूर से देखा जाता था तो वो पूरा चित्र लगता था कि हाँ ये एक चित्र बनाया गया है, जिसके बारे में बनाया गया है ना। तो वही चीज़ है जो मतलब वो चित्र बनाने की कोशिश करते थे, वो चित्र लगता था कि हाँ उन्होंने बनाया। वैसे लैंडस्केप इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप देखिएगा इनकी पेंटिंग नेट पे, तो वही आपकी क्या हो जाती है, स्टिपलिंग हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्कम्बलिंग। यानी कि स्टिपलिंग मैंने बताया बिंदुओं के माध्यम से, एक स्कम्बलिंग क्या है, तो इसमें गाढ़े रंग में प्राय सफ़ेद रंग मिलाकर, ठीक है, या मिलाया जाता है और मिलाकर कार्य किया जाता है, जिसमें दूसरे अपारदर्शी रंग द्वितीय या तृतीय परत लगाई जाती है। यानी कि गाढ़े रंगों का प्रयोग होता है, सफ़ेद रंग मिलाया जाता है इसमें गाढ़े रंगों के साथ, और इसमें क्या होता है, मतलब ये अपारदर्शी तो है आपका, फिर साथ में क्या हो रहा है, द्वितीय और तृतीय परत लग रही है, इसमें मोटी परत लगती है, ये आप याद रखें। अगला पॉइंट है ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग मतलब कि जब कोई चित्र जिसमें पानी का प्रयोग नहीं करना है तो उसमें हमें ड्राई करना है, सिर्फ ड्राई के लिए। तो चित्र में जल की मात्रा का कम होना, यानी कि जल की मात्रा जो है वो कम करके रंग से चित्रण करना ड्राई ब्रशिंग कहलाता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जल की मात्रा को क्या करना है, हमें कम करना है, और रंग से हमें क्या करना है, चित्रण ड्राई ब्रश करना है। जहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलेगा कि यार रंग कम लगा है, कुछ है, तो वहाँ पे हम ड्राई ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हैचिंग। तो हैचिंग क्या होती है, हैचिंग होती है कि छोटी छोटी व पतली रेखाओं के माध्यम से जो छाया प्रकाश पैदा किया जाता है वह हैचिंग है। यानी कि छोटे छोटे बिंदुओं के, छोटे छोटे पतली रेखाओं से, बिंदुओं से नहीं, ये आपके हैचिंग होता है। ये जो रेखाएं होती है आपकी, ये इस प्रकार से आप कुछ भी चित्र बनाते हो, ठीक है, किधर के लिए भी हो सकती है ये, ठीक है, इसको हम हैचिंग कहेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा जल रंग माध्यम या फिर पोस्टर की बात हम चल रही थी और कर रहे थे हम। अब हम बात करेंगे तैल रंग माध्यम की, ठीक है, तैल चित्रण माध्यम। कह रहा है कि तैल रंग से बने चित्रों को तैल यानी कि ऑयल कलर कहते हैं। इसमें लिंसेड ऑयल कलर में मिलाया जाता है, यानी कि मिलाकर क्या किया जाता है,
हल्का और गाढ़ा किया जाता है। यानी कि देखिए क्या कहना चाह रहा है, जो तेल माध्यम होता है उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ऑयल कलर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल मिलाते हैं। कौन सा? लिंसीड ऑयल मिलाते हैं। और ये क्या करता है, कलर को क्या कर रहा है, ये कलर को करता है आपका हल्का और गाढ़ा, ठीक है। जैसे वाटर में क्या होता है, हम पानी मिलाते हैं, तो इसमें हमें तेल मिलाना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग यूरोपीय चित्रकारों ने अपने चित्रों में किया था। यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो यूरोपीय चित्रकारों ने ही इसका प्रयोग किया है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि तेल रंग से हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, मैसो नाइट, कुछ ऐसे होगा, लाइट होगा, नाइट होगा, ऑयल सीट व कैनवास आदि चित्रतल पर किया जाता है। यानी कि चित्रतल पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, तो आपकी तेल रंग का जो प्रयोग है वो आपका हार्डबोर्ड हो गया, कास्ट फलक, मैसो नाइट है शायद, ऑयल सीट हो गया, ठीक है, कैनवास हो गया, इस पर इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रयोग यानी कि काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस चित्रण के लिए हाग हेयर ब्रश उत्तम होता है। यानी कि हाग हेयर आपका ऐसा लिखा है, ये याद रखना आप, हाग हेयर, ठीक है। और इसका प्रयोग जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है इसमें, हाग हेयर। और तथा सेवल हेयर का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। सेवल है वो, ठीक है, सेवल, ये तो इसका आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि तेल रंग की खोज किसने की, खोज की बात हो रही है। कह रहा है कि तेल रंग की खोज विश्व में 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड हॉलैंड के चित्रकार जॉन वॉन आइक तथा हर्बर्ट वॉन आइक ने किया था, ठीक है। याद रखना, तेल रंग की खोज की बात हो रही है, तेल रंग की खोज की बात कर रहा है कि विश्व में सबसे पहले, यानी कि क्या था, 15वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। नीदरलैंड के थे, या नीदरलैंड हॉलैंड बोले हम, तो कौन चित्रकार थे आपके, तो वो थे आपके जॉन वाई आइक और आपके हर्बर्ट वॉन आइक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कह रहा है कि जॉन वॉन आइक ने तेल माध्यम से मैमने होगा या मैम ने की आराधना, ठीक है, ये आराधना है। आगे मैम ने भी हो सकता है, और आपका ये आराधना लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड, आराधना, ठीक है। और ये मैम ने होगा या मैन ने होगा, शायद मैन ने भी हो सकता है, या फिर मौ होगा, ये देख लेना एक बार आप इसे। तो नामक प्रसिद्ध चित्र इन्होंने बनाया था, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। कि कह रहा है कि भारत में तेल चित्रण का प्रयोग सर्वप्रथम केरल के कलाकार राजा रवि वर्मा पाश्चात्य शैली से प्रभावित होकर किया। यानी कि भारत की बात कर रहा है, भारत में तेल चित्रण का प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम आपका किसने किया था, राजा रवि वर्मा थे, पाश्चात्य शैली में किया, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित होकर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेल माध्यम के प्रकार, यानी कि हमें प्रकार बताने हैं। तो तेल के निम्न माध्यम है। सबसे पहले आपका आलसी का तेल, फिर तारपीन, फिर आपका है वार्निश, और पोस्ते का तेल। यानी कि इतने सारे यहाँ पर ये आपके माध्यम देखने को मिल जाते हैं। देखिए कह रहा है कि कलाकार आलसी का तेल सर्वाधिक प्रयोग करता है। यानी कि जो कलाकार है वो आलसी का तेल बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, किसमें, तेल माध्यम में। फिर कह रहा है कि तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से निकले हुए रस से प्राप्त किया जाता है, इसको टरपेंटाइन कहा जाता है। यानी कि जो तारपीन है वो आपका कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो जो तेल है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त हो रहा है। यानी कि तेल जो प्राप्त हो रहा है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त हो रहा है, और निकले हुए जो रस है उसको हम टरपेंटाइन भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वार्निश का प्रयोग चित्र सूख जाने के बाद लगातार सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो वार्निश है उसका प्रयोग सूख जाने के बाद, ठीक है, लगातार क्या करते हैं, सुरक्षा, यानी कि बाद लगा कर उससे क्या किया जाता है, लगा कर क्या किया जाता है, सुरक्षित। यानी कि जब हम तेल चित्रण बना लेते हैं तो उसके बाद हमें वार्निश लगानी पड़ती है उसको परमानेंट, मतलब सुरक्षित करने के लिए, वरना उस पर कुछ भी चीज़ें लग सकती है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है
कि आगे देखिए, वार्निश से चित्रों में अत्यधिक चमक उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो वार्निश है, वार्निश से चित्रों में क्या होता है, चमक देखने को मिलती है, चमक उत्पन्न हो जाती है। तथा क्रेयान से बने चित्र में डामर वार्निश लगते हैं। यानी क्रेयान से बने होंगे जो चित्र, उसमें डामर वार्निश लगते हैं। आगे कह रहा है कि तैल रंग की विशेषता, ठीक है, विशेषता बतानी है हमें। कह रहा है कि तैल रंग में छाया प्रकाश यानी कि डार्क टू लाइट कार्य किया जाता है। यानी कि तैल रंग में मैंने बताया था छाया प्रकाश यानी कि डार्क से लाइट के लिए कार्य होता है, और जल रंग में आपका लाइट से डार्क में कार्य होता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि तैल रंग से कैनवास या ऑयल शीट, दीवार, कांच फलक, हार्डबोर्ड आदि पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तैल रंग में क्या हो रहा है, तैल रंग में क्या हो रहा है, कैनवास, ऑयल शीट हो गया, दीवार हो गया, कास्ट फलक हो गया, हार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, इन पर चित्रण कार्य किया जाता है। ये इनका पृष्ठभूमि बताने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जो हमारा पोत है उस पर हमें कार्य करना है, मतलब ये है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लिंसेड ऑयल से रंग को हल्का किया जाता है। यानी कि जो लिंसेड ऑयल होगा उससे रंग को क्या किया जाता है, हल्का किया जाता है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था। फिर कह रहा है कि हाग हेयर ब्रश को धोने के लिए तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा ये आपका ऑयल कलर है उसमें हाग हेयर ब्रश जो होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, धोने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें तारपीन का प्रयोग करना पड़ता है। तारपीन यानी कि तेल का प्रयोग करना पड़ता है। आप मिर्च तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, बात ये है, पर अधिकांश आजकल मिर्च तेल नहीं मिलता तो तारपीन ही यूज़ करते हैं लोग। तो अगला कह रहा है कि लकड़ी का कलर प्लेट और स्पैचुला, नाइफ का प्रयोग होता है। यानी कि लकड़ी की प्लेट होगी आपकी और नाइफ होगा ना, ये नाइफ मतलब क्या होता है आपका चाकू, उससे भी हम मतलब ऑयल कलर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि नाइफ पेंटिंग जो हम बोलते हैं उसे भी कर सकते हैं हम। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा रहेगा, अगला कह रहा है कि तैल चित्रण में कैनवास की जो विधि होती है वो साइजिंग व प्राइमिंग होता है। यानी कि जो तैल चित्रण की विधि होगी उसमें साइजिंग होगी और प्राइमिंग भी होगी। ठीक है, साइजिंग और प्राइमिंग हमें पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर चित्रण को सॉफ्टनेस में आ जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है आगे, तथा चित्रण के लिए चारकोल पेंसिल का प्रयोग उत्तम होता है। यानी कि जो चित्रण होगा हमारा उसके लिए चारकोल और पेंसिल दोनों क्या होंगे, उत्तम माध्यम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैनवास को ईजल स्टैंड पर रखकर चित्रण किया जाता है। यानी कि जो कैनवास है आपका, ठीक है, उसमें क्या होगा, कैनवास यानी ईजल मतलब होता है आपका स्टैंड, उसमें रखकर हम क्या करते हैं, कैनवास में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर डिपर की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, डिपर का प्रयोग तैल चित्रण में ऑयल रखने का पात्र है। यानी कि जो डिपर है वो क्या है, तैल चित्रण में ऑयल रखने का पात्र, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑयल को रखते हैं, मतलब एक पात्र यानी कि डब्बी टाइप की होगी आपकी। अब देखिए यहाँ पर टेक्निक देख लो। कह रहा है कि तैल चित्रण की अन्य विधियाँ, तो विधियाँ बता रहा है यहाँ पे, तैल चित्रण की निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित है। तो कौन कौन सी है, प्रथम विधि में विलय मोटा व गाढ़ा, यानी कि मोटा भी होता है और गाढ़ा भी होता है। तैल चित्रण हमेशा, इसीलिए तो तैल चित्रण को अपारदर्शी में रखा गया है। ठीक है, वो मोटा होता है और गाढ़ा होता है। दूसरी विधि में कम खुरदुरा ग्रेन्स का पतला होता है। दूसरी विधि में कम खुरदुरा ग्रेन्स पतला होता है, यानी वो हम उसे कर सकते हैं अपने, किससे, लिंसेड ऑयल से पतला कर सकते हैं उसे हम। अब मोटे का जो प्रयोग होता है, मैं अधिकांश बता दूं, मोटे का जो प्रयोग किया जाता है वो नाइफ में किया जाता है। यानी कि जब हम चाकू का प्रयोग करते हैं नाइफ पेंटिंग के लिए। अब बाकी अगर आप नॉर्मल चित्रण कर रहे हो तो उसमें आपको लिंसेड ऑयल मिलाना पड़ता है। इम्पेस्टो की बात करूं तो इम्पेस्टो में कह रहा है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉन ब्रेट बॉय ने अपारदर्शी रंगों ओपेक से किया था। यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था इसका, ठीक है, किसका, इम्पेस्टो की बात कर रहा है, जॉन ब्रेट बॉय थे, उन्होंने किया था। और अपारदर्शी रंग यानी कि ओपेक कलर है ये, ठीक है, अपारदर्शी के अंतर्गत आता है आपका इम्पेस्टो। इम्पेस्टो मतलब होता है थोपना, यानी कि हम उसे उंगलियों के माध्यम से भी लगा सकते हैं। अगला कलर है आपका ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर का सर्वप्रथम भूदृश्य चित्रकार कांस्टेबल ने किया था, जिसका प्रसिद्ध चित्र भूसा गाड़ी है। यानी कि ब्रोकन कलर की जब मैं बात करूं तो सर्वप्रथम प्रयोग आपके भूदृश्य चित्रकार थे कांस्टेबल,
और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो कांस्टेबल है वो यथार्थवाद के चित्रकार है, ठीक है, यथार्थवाद के चित्रकार है, ये भी आप याद रखना। तो इन्होंने इसका प्रयोग किया था। प्रसिद्ध चित्र माना जाता है भूसा गाड़ी, किसका? कांस्टेबल का, ठीक है, कांस्टेबल का। चलिए आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है एनकॉस्टिक, एनकास्टिक बोलते हैं जिसे। तो एनकॉस्टिक की जब बात आती है तो देखिए कह रहा है कि इसमें तैल रंगों के साथ मोम मिलाकर गर्म करके सतह पर शीघ्रता से चित्रण कार्य किया जाता है, यानी कि किया जाता है, ज़्यादा चमकदार होते हैं ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो एनकॉस्टिक है ये तैल रंग होता है, इसमें क्या किया जाता है? मोम मिलाकर क्या किया जाता है? गर्म करके सतह पर शीघ्रता से लगाया जाता है, तो चित्रण कार्य किया जाता है और ये ज़्यादा चमकदार होता है। तो यहाँ पर मतलब इसमें मोम लगाकर कार्य किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब शीघ्रता से चित्रण क्यों किया जाता है? अगर हम जल्दी नहीं लगाएंगे तो भाई वो सूख जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए चित्रण में शीघ्रता का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो ये पार्ट है चित्रण माध्यम की संपूर्ण विधियाँ या तकनीकी की मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपका आएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका लेकर आऊँगा और उसमें हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस है इसके, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर पसंद आए